और खबरें तफसील से। चीन समेत दुनिया के कई ममालिक में कोरोना के बढ़ते केसेस पर हिंदुस्तान नजर रखा हुआ है। इस हवाले से मरकजी वजारत सेहत की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सीनियर हुक्काम और माहिरीन ने शिरकत की। वज़ीर सेहत डॉक्टर मनसुख मंडविया ने मुल्क और दुनिया में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। वादी से जम्मू मुंतकली का मुतालबा करने वाले पीएम पैकेज के कश्मीरी पंडित मुलाजमीन के बारे में एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि पीएम पैकेज के मुलाजमीन के बहुत से मसाइल को हल कर लिया गया है और उन्हें जिला हेडक्वार्टर में महफूज मकामात पर तैनात कर दिया गया है। एलजी ने यह वाजह कर दिया कि उन्हें घर बैठे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने कहा कि रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन को जम्मू मुंतकिल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो जिले सतह पर कश्मीर में तैनात है। सार्वजनिक रूप से आज कहना चाहता हूं ताकि उनको भी ये मालूम हो जाए। उन्होंने मिल करके व्यक्तिगत रूप से मुझसे इन लोगों ने कहा था कि हमें थोड़ा ब्रीदिंग पीरियड दे दीजिए। 31 अगस्त तक की तनख्वाह सबको दे दी गई, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है कि घर बैठ करके तनख्वाह दी जाए। ये बात एक क्लियर एंड लाउड मैसेज है। ये सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरी पूरी सहानुभूति है। जम्मू कश्मीर प्रशासन हर प्रकार से उनकी सुरक्षा, उनकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो दूसरे माइनॉरिटी एम्प्लॉइज हैं जो जम्मू से वहां जाकर के बैठे हैं, वो एक बात उनको भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो कश्मीर डिवीजन के कर्मचारी हैं। इसलिए कश्मीर डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट कैडर का ऑफिसर अगर पुंछ में है तो वो जम्मू नहीं आ सकता है। अगर कश्मीर डिवीजन का एम्प्लॉय है तो वो जम्मू नहीं आ सकता। इस बात को सबको समझना चाहिए। फिर भी मैंने ये कहा कि हमारे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं। एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई है। संयोग से जो पहले उस कमेटी को हेड कर रहे थे उनका स्थानांतरण हो गया। वो कमेटी विचार कर रही। मैंने उनको भरोसा दिया है कि अगर कोई गुंजाइश होगी तो एक नीति भी हम बनाने की कोशिश करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने टारगेट किलिंग पर बयान दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि टारगेट किलिंग के तकरीबन सभी मामले जम्मू कश्मीर पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर हल कर लिए हैं। दहशतगर्द कश्मीरियत को जख्म पहुंचाने के लिए टारगेट किलिंग्स कर रहे हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बयान डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन पुलवामा में वुमेन पुलिस स्टेशन और जिम का इफ्तिताह करने के मौके पर दिया। टारगेट किलिंग का लगभग हर केस सॉल्व हो चुका है। इसमें अनफॉर्चुनेटली जो टारगेट किलिंग है ये बहुत बड़ी एक साजिश का नतीजा पाकिस्तान की आईएसआई और उसके जो स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स हैं उनकी तरफ से है, जहां पर अमन व अमान के माहौल में आपसी भाईचारा एक बहुत बड़ी अलामत है कश्मीर की। और इस आपसी भाईचारे को किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, किस तरह के आपस में एक दूसरे के ऊपर शक व शुबा पैदा किया जाए, किस तरीके से कश्मीरी समाज को बदनाम किया जाए, ये एक बहुत बड़ी साजिश है। ये साजिश इसलिए है क्योंकि कश्मीर का अवाम आज अमन के साथ खड़ा है। वो चाहता है कि जहाँ पर अच्छा माहौल हो, वो चाहता है कि वही भाईचारा जो सदियों से जहाँ पर रहा है उसी तरह का भाईचारा जहाँ पर रहे। केसेस सॉल्व हो गए हैं। इक्का दुक्का केस जो बचा है उसके ऊपर भी पूरी की पूरी मालूमात है। जो लोग इन्वॉल्व हैं उनकी पहचान है। वो भी जल्द ही एक आध केस जो बचा है सॉल्व। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। इस मौके पर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया और मरकजी हुकूमत की तरफ से यूटी में किए गए तरक्याती कामों को आवाम के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि 29 प्रोजेक्ट्स के जरिए जम्मू कश्मीर के 3 लाख नौजवानों को रोजगार दिया गया है। यही नहीं बल्कि ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए 5000 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू के लोगों की तरक्की के लिए डेयरी यूनिट कायम किए गए हैं। ढेर सारी स्कीम्स पिछले 3 वर्षों में 5 अगस्त 2019 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में प्रारंभ की गई है। लेकिन मैं आज 3 प्रमुख स्कीम्स का जिक्र करूंगा जो अभी 2 दिन पहले एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की बैठक में हम सबने स्वीकृत किया है। पहली योजना जो है वो एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर को लेकर के है। आप सबको मालूम है कि मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि और इससे संबंधित सेक्टर से जुड़ी हुई है। उनकी आजीविका भी है और इसी पर वो आश्रित है। लगभग 13 लाख परिवार हैं जम्मू कश्मीर के जो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर,
एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, अनेक इस तरह की जितनी एलाइड एक्टिविटीज हैं उसमें जुड़े हुए हैं। एक नई सोच और नई व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई गई। किसान भाइयों की आमदनी बढ़ाने के लिए अनेक निर्णय लिए गए और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य रखा था किसानों की आमदनी दुगनी करना, अनेक योजनाएं भारत सरकार चला रही, आप सब जानते हैं, उसका लाभ भी हमें मिल रहा है। और मुझे खुशी है कि चाहे वो केसीसी का मामला हो या किसान सम्मान निधि का मामला हो, 100% सेचुरेशन करने में हमें सफलता मिली है। पिछले 3 वर्षों में एग्रीकल्चर एवं एलाइड सेक्टर की ज्यादातर स्कीमें कैपिटल इन्फ्यूजन पहले की तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। 2019 के पहले जो कैपिटल इन्फ्यूजन था उसकी तुलना में 2 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया है। हॉर्टिकल्चर हो, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट हो, डेयरी में व्यापक परिवर्तन के लिए नई स्कीम शुरू करने का मामला हो, 2500 हेक्टेयर जमीन पर हाई डेंसिटी प्लांटेशन करने का मामला हो, 320 हेक्टेयर एप्पल तथा 2400 हेक्टेयर ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी उसमें शामिल हैं। 11 सीए स्टोर, 3451 डेयरी यूनिट स्थापित की गई हैं। लाइव स्टॉक सेंटर में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर के लक्ष्य के साथ यूटी कैपेक्स में 4 नई स्कीम शुरू की गई थी। हमने सीप हस्बेंड्री सेक्टर को अपग्रेड करने के लिए न्यूजीलैंड के साथ एक एमओयू भी किया था। वर्तमान में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जम्मू कश्मीर करीब 1125 करोड़ रुपए का मटन इंपोर्ट करता है। हमारी कोशिश है कि अगले 5 साल में इस क्षेत्र में भी जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बन सके। जम्मू कश्मीर देश का पहला यूनियन टेरिटरी है जिसने मोबाइल पशु अस्पताल प्रारंभ किया है देश में। मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट कल्टीवेशन के 750 करोड़ रुपए के मार्केट पोटेंशियल को हमें प्राप्त करना है। वैल्यू चेन तथा एग्रीगेशन नेटवर्क के साथ 67,000 मीट्रिक टन सीए स्टोरेज निर्मित किया जाएगा। हनी प्रोडक्शन को 3 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। सिल्क वर्म, सीप तथा ककून प्रोडक्शन को 2 गुना किया जाएगा तथा हाई क्वालिटी सिल्क प्रोडक्शन में जम्मू कश्मीर नई ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा। कंडी और रेनफेड बेल्ट के 14,000 हेक्टेयर लैंड पर मिलेट और न्यूट्री सीरियल्स के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 60 मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट भी हम स्थापित करेंगे। एग्रीकल्चर में मैकेनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए 283 नए कस्टम हायरिंग सेंटर्स, 142 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा प्रोसीजन फार्मिंग सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे। ऑयल सीड का उत्पादन 2 गुना करने का लक्ष्य रखा गया है। 100 ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट स्थापित की जाएंगी। 300 एफपीओज निर्मित करेंगे जिसमें 3000 फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप शामिल होंगे और प्रत्येक ब्लॉक में 60,000 किसान भाइयों को मोबिलाइज करने का भी लक्ष्य रखा गया है। फ्रूट की जो वर्तमान इकोनॉमी है वो मोटे तौर पर 10,000 करोड़ के आसपास है। इसे बढ़ाकर 15,000 करोड़ के ऊपर ले जाने का लक्ष्य रखा है। प्रोसेसिंग सेक्टर को नया सामर्थ्य मिले 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। मिल्क, वॉलनट, मीट, वेजिटेबल तथा बासमती राइस के 5 मेगा क्लस्टर स्थापित करने का भी लक्ष्य है। हर क्लस्टर पर 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा 25 करोड़ रुपए की लागत से चेरी का मिडी क्लस्टर तथा 12.5 करोड़ रुपए की लागत से ट्राउट का एक मिनी क्लस्टर निर्मित किया जाएगा। मिल्क आउटपुट को 75% बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में जितने मिल्क की प्रोसेसिंग हो रही है उसका 3 गुना से ज्यादा अगले 5 वर्षों में प्रोसेसिंग हो, इसको किया जाएगा। 500 विलेज लेवल कलेक्शन यूनिट और 50 बल्क मिल्क चिलर्स स्थापित किए जाएंगे। डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग के लिए पंचायतों में 2000 किसान खिदमत सेंटर्स स्थापित किए जाएंगे जो कृषि विज्ञान केंद्र, लाइन डिपार्टमेंट तथा कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मजबूत संबंध स्थापित करेगा।
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनको भी हम किसानों के साथ, समाज के साथ जोड़ करके उनकी क्षमता का भी पूरा उपयोग हम कर सकें, इसकी भी व्यवस्था इसमें की जाएगी। त्राल के गुलशनपुरा गुज्जर बस्ती में पीने के पानी की अदम दस्तयाबी से आवाम परेशान है। आवाम को साफ पीने का पानी हासिल करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। मकामी लोगों का कहना है कि गुज्जर बस्ती इलाके को गुलशनपुरा से बहुत कम पानी अपलिफ्ट होता है, जिसके जरिए आवाम की जरूरियात पूरी नहीं हो रही है। मकामी आवाम ने इंतजामिया से इलाके में बोरवेल की खुदाई की मांग की है। सुबह आना पड़ता है, सुबह नमाज के टाइम पे पानी लेना पड़ता है घोड़ों पर उठाकर, कहाँ से यहाँ से फिर जाके हमको चाय पीनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है हमको दूसरा काम पे। यहाँ पानी का बहुत मुश्किल है, बहुत दिक्कत है। पानी कुछ नहीं यहाँ पे। नलका दिया मैंने, वो नलकों पानी छोड़ता नहीं, वो पानी आता है गाँव गुलशनपुरा नीचे से, लेकिन वो पानी वहाँ पहुँचता नहीं, वहाँ पहुँचता भी नहीं वो। और माँ बहनी हमारी जाती है पानी लाने के लिए, उठा के सिरों पर उसका घोड़ा पर लाता है। हमको ये सिर्फ ये काम है और बाकी कुछ काम नहीं, हमको बिल्कुल दिक्कत आएंगे पानी की। हमको पानी शानी कुछ नहीं मिलता है यहाँ, ये पानी नहीं। ये कहता है बहुत बार आया, कहता है टूल दूंगा, मैं 2 टूल दूंगा, टूल ना दिया यहाँ पानी दे, कुछ पानी शानी नहीं। हमारी बीबी है, हम अब घोड़ा पर पानी जाना पड़ता है, 5-6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, मगर पानी शानी हमको मिलता है। वोट जिसका वक्त आता है वोट मांगता है, कहता है वो देंगे, पावर देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे, पीछे वोट मुकता है, फिर कुछ नहीं देता। हाँ गया तो बहुत बार गया, कहता है देंगे ट्यूबवेल देंगे, यहाँ देंगे ट्यूबवेल, नागपुर से देंगे, उधर देंगे, इधर देंगे, मगर देता कुछ नहीं। डीसी साहब के पास गया, डिप्टी कमिश्नर के पास गया, बोलता है देंगे, आज देंगे, पराल देंगे, परसों देंगे, तो देता कुछ नहीं। मांझामा त्राल में बिलाखिर गवर्नमेंट हाई स्कूल की नई इमारत की तामीर का काम शुरू हो गया है। इलाके में स्कूल के लिए जगह की कमी की वजह से तलबा और अमले को मुश्किलात पेश आ रही थी। स्कूल इमारत की तामीर का काम शुरू होने से मकामी अवाम में खुशी देखी जा रही है। एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने तामीरी कामों का जायजा लिया और कहा कि त्राल में कई स्कूलों की नई इमारतों की तामीर का काम शुरू हो गया है। नई इमारतें जदीद तरीके से तामीर की जाएंगी। न कि माछामा बल्कि सईमू, बटगुंड और पोजू, त्रालीबाला, ये पिछले प्लान में हमने रखा था। सारी बिल्डिंगों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तरीके पे पैसे आए हैं, कोई 1.5 पौने 2 करोड़ का बजट है। तो वो आपने आज देखा 3 साल उनको हाईएस्ट रखा हुआ है टाइम, बट हमारी कोशिश है कि हमने ठेकेदारों को भी बोला है, डिपार्टमेंट को, कि 2 साल के अंदर अंदर ये बिल्डिंगें तैयार करके दे। ये बड़ी दीदी ने मांगी थी। इसके अलावा मैं सर्वे कर रहा हूं, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, जहां जहां भी स्कूल बिल्डिंगें हमें अपनी नहीं है और जमीन अवेलेबल है, अगले साल के प्लान में हम और रख रहे हैं। फिर जो ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड, उनका इशू आया, जहां जहां हमारी जमीन अवेलेबल है हमने 10 ग्राउंड अपग्रेडेशन में रखा है, और भी डिमांड आएगी उसमें भी रखेंगे। हम जहां जहां से जो डिमांड आती है पीस मील्स में, जो मेरे हाथ, जो पंचायत के हाथ में होगा वो पंचायत लेवल पे करेंगे, जो बीडीसी और डीडीसी लेवल पे है वो करेंगे, जो फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है, उसके लिए भी मैं एडुकेशन। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के हुकूक के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। किश्तवाड़ में पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया, जिसमें पार्टी के कई लीडरों ने हिस्सा लिया। इन लोगों ने कहा कि चिनाब घाटी के लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। जो भी सरकारें आई, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। डीएपी के लीडरों ने कहा कि इस इलाके में बिजली के कई यूनिट हैं, बावजूद इसके मकामी लोगों को इसका फायदा नहीं हो रहा है। पूरा समर्थन किश्तवाड़ के उन नौजवानों के साथ है जिन नौजवानों के साथ बिल्कुल बेईमानी की जा रही है, और जो यहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ हमारे नौजवानों को काम मिलना चाहिए, उन प्रोजेक्ट्स में उन लोगों को नौजवान दिया जाता है जिसको बीजेपी की चिट मिलती है, बीजेपी की स्लिप मिलती है। इसलिए एक बात। दूसरी बात, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए हैं। तीसरी बात, जो यहाँ लोग परेशान हैं, उनके कई किस्म के टैक्स लग चुके हैं। सारी चीज़ों को रोकने के लिए, गवर्नमेंट को चुकन्ना करने के लिए, उनको बताने के लिए कि आप होशियार हो जाओ कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 8 सालों में
जो हमारा यूथ है, जो आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जो आज़ाद साहब ने नौकरियां दी थी, चाहे उसमें कैजुअल लेबरर्स थे, आज वो सड़कों पे हैं, चाहे जम्मू की सड़कों पे हो, किश्तवाड़ की सड़कों पे हो, चाहे कश्मीर की सड़कों पे हो, और सरकार जो है उन पे लाठियां बरसा रही है। जो मुलाजमीन हमने लगाए थे उनको भी बाहर निकाल दिया और उनको जो है रेगुलाइज नहीं किया गया। तो आज जो प्रोटेस्ट था, यहाँ किश्तवाड़ के काफ़ी मसाइल हैं जो किश्तवाड़ में काम गुलाम नबी आज़ाद साहब ने किए थे, चाहे डिस्ट्रिक्ट दिया, स्कूल्स बनाए, तहसीलें बनाई, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। और प्रोजेक्टों में जो धांधलियाँ चल रही हैं, और जो यहाँ हमने सुना, खासकर युवाओं ने जो बात रखी सामने कि यहाँ प्रोजेक्टों में जो है सिफारिशें ज़्यादा चलती हैं और जो मेरिट बेस पे कोई यूथ जो है नौकरी मांगता है उसको नहीं दी जाती। डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद ने मरीजों को प्रदान की जाने वाली सहूलत की निगरानी के लिए जिला अस्पताल बांडीपुरा का अचानक दौरा किया। इसके साथ ज्वाइंट डायरेक्टर प्लानिंग इम्तियाज अहमद भी थे। अचानक दौरे के दौरान डिप्टी कमिश्नर ने मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ के नाइट ड्यूटी रोस्टर, हीटिंग के इंतजामात, फार्मेसी, लेबोरेटरीज वगैरह की जानकारी हासिल की। डिप्टी कमिश्नर ने एक्सरे यूनिट, इमरजेंसी ब्लॉक, सर्जिकल वार्ड्स, ऑपरेशन थिएटर, आयुष्मान भारत हेल्प डेस्क वगैरह की भी जानकारी हासिल की। इस मौके पर डॉक्टर अवैस ने मरीजों, डॉक्टरों और ड्यूटी पर मौजूद पैरामेडिकल स्टाफ से बातचीत की। कश्मीर की सकाफत से दुनिया को वाकिफ करवाने के लिए लाल चौक श्रीनगर में चिनार को इंडियन आर्मी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। कश्मीरी वर्सा हफ्तावारी प्रोग्राम और बैनुल-अक़वामी फेरन डे का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के मकामी लोग बैनुल-अक़वामी फेरन डे के मौके पर फेरन की सकाफत और विरसे का जश्न मनाने के लिए लाल चौक पर जमा हुए। इस दौरान माहौल त्यौहार जैसा था। कश्मीरी लोग रक्स करते हुए और गीत गाते देखे गए। देखिए, आज 21 दिसंबर है और आज का दिन वादी कश्मीर में चिले कलान का पहला दिन ऑब्जर्व किया जाता है। चिले कलान एक बहुत ही विंटर और बहुत ही चिल्ड सीजन रहता है कश्मीर वादी में, लेकिन आज जो इंटरनेशनल फेरन डे है, पिछले कई सालों से इस दिन को मनाया जा रहा है। अगर हम बात फेरन की करें तो एक ऐसी कल्चरल आइडेंटिटी है हम कश्मीरियों की जिसपे कई सालों से कुछ सवाल भी खड़े किए जा रहे थे, लेकिन आज हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कश्मीर हेरिटेज ग्रुप का और चिनारकोट इंडियन आर्मी का, जिनकी वजह से आज का इंटरनेशनल फेरन डे हम घंटाघर लाल चौक में ऑब्जर्व कर रहे हैं। फेरन के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये बस एक आउटफिट नहीं है, ये एक कपड़ा नहीं है, ये एक कश्मीरियों का इमोशन है, ये हम कश्मीरियों की आइडेंटिटी है, जिस आइडेंटिटी के लिए हम आज यहाँ सेंट्रल सिटी में खड़े हुए हैं और एक वॉक करने वाले हैं और पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम कश्मीरी हमारे कल्चर, हमारे हेरिटेज, हमारे ट्रेडिशन के लिए किसी भी वक्त खड़े रह सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही खास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज 21 दिसंबर है, आज फेरन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये हम इस चीज़ से ये प्रमोट कर रहे हैं कि हमारा ये कल्चरल ड्रेस है, हम इसको ये ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत देना चाहते हैं कि यहाँ की जो पब्लिक है उनको अवेयर करना चाहते हैं कि आप अपने कल्चर को साथ रखें। हाँ, वेस्टर्न कल्चर भी ठीक है किसी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आज 80% लोग कश्मीरी फेरन को नहीं पहनते, तो हम ये प्रमोट करना चाहते हैं कि फेरन को आगे बढ़ाया जाए, नेक्स्ट लेवल पे आप इसको पहना जाएगा। तो हम यही लोगों को प्रमोट करना चाहते हैं, अवेयर करना चाहते हैं इस चीज़ से कि फेरन को साथ रखें प्लीज़। पहली बात तो ये हमारा कल्चर है फेरन, एंड ये यूथ के लिए प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। जो यूथ है वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है ड्रग्स की वजह से, तो ये एक प्लेटफॉर्म भी बन रहा है। जो लोग हम भूल चुके हैं, हमारे ट्रेडिशनल को, अपने कल्चर को भूल चुके हैं, वही कोशिश है हमारी कि हमारा कल्चर क्या था, हमारा ट्रेडिशनल क्या है और हमारा पहनावर क्या है। हमारी यही एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग को दिखाए कि जो हम हेजिटेट करते हैं फेरन पहनने में, भाई शर्माओ मत फेरन, कि हमारा कल्चर है। अगर हमारा ट्रेडिशनल फेरन है तो हमारी ये पहचान है, हमें अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए। मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ। नो डाउट वेस्टर्नाइजेशन सही है, जमाने के साथ साथ चलना सही है, बट अपने कल्चर को मत भूलो, अपने ट्रेडिशनल को मत भूलो। अपना कल्चर ही अपनी पहचान है। तारीखी घंटाघर श्रीनगर के पास आज फेरन डे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे युवा आए हैं और पहली बार इस तरह की सेलिब्रेशन जो है वो यहाँ पे देखी जा रही है। बहुत सारे युवा है जो यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हेरिटेज वीक और चिनारकोट जो है इंडियन आर्मी, उन्होंने इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे युवा है जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है, जिन्होंने रैंप में हिस्सा लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बहुत सारे युवा आए हुए हैं और इनका भी यही कहना है कि फेरन जो है वो
हमारा कल्चर है, हमारी आइडेंटिटी है, उसको जो है वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। भले ही अगर लोग वेस्टर्न चीज़ों की तरफ भी देखें, लेकिन जो हमारी अपनी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लोगों को फेरन का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ ही साथ जो हमारी यहाँ पे हेरिटेजनल चीज़ें हैं, जो कल्चरल चीज़ें हैं, उनको प्रिजर्व करें ताकि जो हमारी आइडेंटिटी है वो बाकी रहे, और साथ ही साथ जो यहाँ की चीज़ें हैं उनकी शनाख्त जो है वो बरकरार रहे, और लोग जो बाहर दुनिया के लोग हमें उन चीज़ों से जानते हैं वो आइडेंटिटी जो है वो बिल्कुल बरकरार रहे। जहांगीर अजीज के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। कश्मीर में आज से चिल्ले कला की शुरुआत हो गई है। चिल्ले कला का मतलब 40 दिन की कड़ाके की ठंड। आम तौर पर तस्वूरिए कि चिल्ले कला की पहली शब लंबी होती है। इन 40 दिनों के लिए कश्मीर के लोग खास तैयारी करते हैं। खासकर सब्जियों को सुखाकर रखा जाता है ताकि कड़ाके की ठंड में उनका इस्तेमाल किया जा सके। चिल्ले कला एक पर्शियन टर्म है जिसका मतलब होता है 40 दिन की शदीद सर्दी। शबे चिल्ला या शबे यल्दा साल की सबसे लंबी रात है। ये सख्त सर्दियों के पहले 40 दिनों के आगाज की निशानदही करता है। अगरचे चिल्ले कला की तारीखें 21 और 22 दिसंबर के दरमियान मुख्तलिफ होती हैं। माएँ अक्सर रात को अपने बच्चों को कश्मीरी लोक कहानियों चिल्ले बाब के ख्याली किरदार सुनाती थीं। कहानी में चिल्ले कला को सख्त सर्दियों का बाप और चिल्ले बच्चा को सर्दियों के खानदान के हिस्से के तौर पर पेश करती थी। ये अंग्रेजी कैलेंडर भी होता है कि 21 जो हमारा दिसंबर होता है यहाँ से चिल्ले कलान शुरू हो जाता है, और ये 40 दिन का होता है जो 29 जनवरी को ख़त्म होता है, और फिर 30 से लेके 18 जो है हमारा फेब, उसको हम कहते हैं चिल्ले खुर्द। और फिर जो 10 दिन रहते हैं यानी 19 से लेकर 28 फरवरी तक उसे चिल्ले बच्चा हम कहते हैं। बेसिकली चिल्ले कलान या चिल्ले खुर्द जो है ये पर्शियन वर्ड्स हैं। चिल्ले कलान का मतलब है जो एक्सटेंसिव जो ज़बरदस्त सर्दियाँ 40 दिन की रहते हैं, वो आप उसको कश्मीरी में बुज़र्ग भी कहते हैं। चलो ये मन चलो बुढ़ कश्मीरी में, और फिर चलो खुर्द जवान को या छोटे को कहते हैं, और ये 20 दिन का रहता है। फिर बच्चों का 10 दिन का रहता है। चिल्ले कला 30 जनवरी 2023 को खत्म होता है, जिसके बाद 20 दिन तवील चिल्ले खुर्द शुरू होता है जो 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चलता है, और उसके बाद 10 दिन का चिल्ले बच्चा होता है जो कि 20 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक रहता है। इस दौरान आमतौर पर लोग मौसम से लुत्फ अंदोज होते हैं, यहाँ तक कि घर में भी खुसूसी इंतजामात किए जाते हैं। बाहर से खिजा तक कश्मीर के लोग मौसम सरमा के लिए मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां खुश्क करते हैं। खुश्क सब्जियां जायके में मुनफरिद होती हैं और सर्दियों के महीनों में इस्तेमाल होती हैं। बहुत से लोगों के लिए ये जरिए माश है। ज्यादातर लोग सर्दियों में खुश्क सब्जियां खाते हैं। पिछले चंद दहाइयों में पैटर्न बदल गए हैं क्योंकि मौसम में गैर मुतवक्किल तब्दीली देखी जा रही है। बर्फबारी में कमी वाक़ई हो रही है, खास तौर पर चिल्ले कला के दौरान, क्योंकि मौसम सरमा के आखिर में ज्यादा बर्फ पड़ती है। माहिरीन का मानना है कि ये मौसमियाती तब्दीली के बुनियादी इशारे हैं। चिल्ले कलान में लोग बहुत ही घरों में कोई इस्तेमाल हीटिंग का करते हैं। हमारे ट्रेडिशनल हमाम्स होते थे जिनको लकड़ी से गर्म किया जाता है। देखिए पहले ज़माने में हम क्या करते थे, चूँकि जो श्रीनगर जम्मू हाईवे है वो अक्सर बंद रहती थी और वो फ्रेश सब्जियां भी नहीं मिलती थी। अब तब सारे कश्मीर के लोग, चाहे श्रीनगर के थे या गांव के लोग थे, वो गर्मियों में ही सब्जियां सुखाते थे, जैसे टमाटर, बैंगन, कद्दू या नदरू जिसे हम कश्मीरी में कहते हैं। बहुत सी चीज़ें जो हमारी सब्जियां होती थी उनको सुखाते थे और फिर सर्दियों में उनका इस्तेमाल करते थे। उसको हम कश्मीरी में हॉक्सिन कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तमाम ग्रीन हाउस गैस अटलांटिक से पीर पंचाल की चोटियों तक मुंतकिल हो रही हैं।
कश्मीर धीरे धीरे आबोहवा की तब्दीली का शिकार हो रहा है। पानी की कमी ने पहले ही ज़राअत को मुतासिर किया है और अब माहिरीन मुस्तकबिल करीब में श्रीनगर में कम बर्फबारी की पेशनगोई कर रहे हैं। आपको मालूम है कि जो चलाई कलान यहाँ कश्मीर में होता है ये हार्श विंटर होता है, लॉन्ग पीरियड 40 दिन का चलाई कलान 21 दिसंबर से शुरू होकर आखिरी जनवरी तक होता है। ये सबसे हार्श विंटर पीरियड होता है यहाँ, जिसमें दर्जे हरारत जो है बहुत ही नीचे जाता है, -5, 6 और कभी -10 भी जाता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर कंडीशंस। और अभी आने वाले दिनों में चलाई कलान तो खुशक ही रहेगा मौसम। कुछ दिन के बाद इसमें थोड़ा सुधार आएगा, जैसे मैंने आपको बताया कि 26 तारीख से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से क्लाउड्स डेवलप होंगे। रात का टेम्परेचर उन दिनों में 2-3 दिन के लिए रात का टेम्परेचर बढ़ सकता है, उसके बाद फिर क्लियर हो जाएगा और आने वाले दिनों में फिर मजीद टेम्परेचर गिर जाएगा, जिसकी वजह से शिद्दत की सर्दी तो रहेगी, जो इस पीरियड की, जो इस चलाई कलान की खुसूसियत होगी। बहरहाल चिले कला की शुरुआत हो चुकी है। अगले 40 दिन शदीद सर्दी वाले होंगे। लोग इसके लिए पहले से ही तैयारी करके रखते हैं ताकि इस शदीद सर्दी के मौसम में इन्हें किसी तरह की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से सरोज कफील की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15. बेरोजगारी को लेकर पार्लियामेंट में दिए गए जवाब पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकने पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने सवाल उठाए हैं। हुकूमत की जानिब से ऐवान में जवाब देते हुए कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह कम है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए हसनैन मसूदी ने इस मौजू पर क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हसनैन मसूदी साहब। मसूदी साहब, आपने सवाल पूछा था कि 22% रोजगार बेरोजगारी जम्मू कश्मीर में है, लेकिन सरकार ने उसको तो पूरी तरह खारिज कर दिया। देखिए, हमारा जो सवाल था वो किस पर मुबनी था, वो था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उन्होंने वो दी थी वो शरह, और उन्हें जाहिर सी बात है उन्होंने पूरा वसी एक तजिया करके और जो इनपुट्स थे उसके बाद ये शरह दी थी। लेकिन जो जवाब दिया गया है वो किसी और क्राइटेरिया पर दिया गया है। वो मुझे लगता है कि उसका हवाला लेबर फोर्स के साथ है। अगर आपके पास वो जवाब होगा तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बनाया, जिस क्राइटेरिया पर उन्होंने दिया, वो जो आधार बनाया अपने जवाब का, मुझे लगता है उसमें तफावत है। देखिए, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, ये तो बिल्कुल एक काबिल एतबार एक इदारा है जिन्होंने ये शरह दी है। ये इस वक्त सारे मुल्क में सबसे ज़्यादा है, बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि नहीं जी, इससे ज़्यादा 9% थी इससे पहले वाले महीने में, और ये कम हो गई। आपने कहा कि 22% के करीब जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की शरह है, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया ये सिर्फ 2019-20 में सिर्फ 6% और 2020-21 में सिर्फ 7% है। जी, वही मेरी गुजारिश वही है ना, जो उन्होंने क्राइटेरिया दिया है और जो सर्वे है वो लेबर फोर्स सेंट्रिक सर्वे है। ये जो आम मजमूई तौर पर जो बेरोजगारी की शरह है उसमें ज़्यादा काबिल एतबार यही है, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है वो वही का उसमें ज़्यादा काबिल एतबार है। तो क्या आप मानते हैं कि सरकार की तरफ से जो आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं, जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, वो गुमराहकुन है? मैं कहूँगा कि उन्होंने जो क्राइटेरिया अप्लाई किया है, शायद वो क्राइटेरिया ये नज़र में नहीं रखा करके उन्होंने अप्लाई किया कि जो यहाँ जो सेंटर की तरफ से, मैंने कहा कि जो इस इदारे की तरफ से है, तो मुझे लगता है कि इसको फिर नफ़ी करनी चाहिए थी। उन्होंने इसकी नफ़ी नहीं की है, बल्कि किसी और क्राइटेरिया पर, जो आप जानते हैं, आपके पास जवाब भी है, जो सेंट्रिक है, जो मरकूज़ है लेबर फोर्स की एम्प्लॉयबिलिटी पर। तो उसमें क्या सारी वो अहाता करता है सारी बेरोज़गारों का, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, सबका करता है। तो वो तो मुझे लगता है एक तशरीह तलब मामला है, उसमें तशरीह होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँ गुमराह है, मैं कहूँगा तशरीह तलब मामला है, तो फिर वो नकारें, फिर वो नफ़ी करें इस जो हमारे पास जो शरह है, जो हमारे पास आदाद शुमार है इस सेंटर की तरफ से। ये भी यहाँ का इस सेंटर में जिसका हवाला दिया गया है, जिसका अखबारों में हवाला दिया गया है और हवाला आया है।
आपने क्योंकि सवाल पूछा तो बड़ा मसला रहा होगा, कितना बड़ा मसला है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी? देखिए, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी बहुत एक बड़ा मसला है और ये नकारते हैं उन दावों को जो ये कहा गया था कि 5 अगस्त 2019 के बाद ये जो शरह है ये कम हो जाएगी, बल्कि ये हुआ है कि जो जब हमें डिन्यूड किया गया, जब महरूम किया गया हुकूक से, जो स्पेशल हुकूक हमारे थे, जो ऑटोनॉमी थी या बाकी जो हमारी आइडेंटिटी थी, उसको जो पामाल करके गैरकानूनी तरीके से जो किया गया, उसके बाद उन्होंने ये कहा था, मार्केट किया था उसको बेचा था ये कह कर कि देखिए जी इससे अब दरवाजे खुल जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट के दरवाजे खुल जाएंगे, खुशहाली के, लेकिन जो एदाद शुमार है वो उसकी नफ़ी कर रहे हैं। तो आप सरकार के जवाब से बिल्कुल मुत्तफिक? बिल्कुल नहीं, बल्कि देखिए चूँकि ये एक क्वेश्चन है इन राइटिंग, ये हाउस में नहीं इसका जवाब दिया गया, तो जाहिर सी बात है मेरे पास मौका नहीं कि मैं इसकी तशरीह चाहूँ। जब भी मौका आ जाएगा, मुझे लगता है कि अब तो ये सेशन क्लोज होने वाला, अगले सेशन में मैं कहूँगा कि आप कैसे इसको कैसे आप जोड़ते हैं, जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है, जो उनके एदाद शुमार है, वो कैसे आप, जो आपका लेबर फोर्स के सेंट्रिक जो एदाद शुमार है, वो कैसे आप इनको आपस में कोरिलेट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर हसन मसूदी साहब का कहना है कि वो सरकार से चाहेंगे कि वो जो उनकी तरफ से जो आदाद शुमार दिए गए थे सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी के, क्या वो आदाद शुमार गलत हैं, उसकी वो तशरीह जरूर चाहेंगे और कहेंगे सरकार साफ तौर पर बताए कि आखिर कश्मीर में बेरोजगारी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जिला बारामूला के कलंतरा करेरी से ताल्लुक रखने वाले एक इंजीनियर ने सरकारी नौकरी हासिल करने के बजाय अपना रोजगार कमाने के लिए शिप फार्म को पेशे के रूप में अपनाया। इस फार्म से सैयद सारिया अच्छी खासी कमाई करते हैं। पेशे करेरी बारामूला से हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुरा की खास रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के कलंतरा करेरी से ताल्लुक रखने वाले 27 साल बीटेक सिविल इंजीनियर सैयद सारिया ने रोजगार के हुसूल के लिए शिप फार्म की पहल की। कश्मीर में बढ़ते बेरोजगारी के मामलात को देखते हुए सैयद सारिया ने सरकारी नौकरी की तलाश में रहने के बजाय अपना रोजगार कमाने के लिए शिप फार्म को बतौर पेशा मुंतखब किया। ये सेटअप इनके लिए रोजगार का हुसूल बना और दूसरों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी बना हुआ है। सैयद सारिया ने अपने ही घर के सहन में फार्म बनाया है, जिसमें बैक वक्त 200 से ज्यादा भेड़ों को पालने की जगह है। मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। बीटेक सिविल इंजीनियरिंग जो ही मैंने कंप्लीट की, मैं उसके बाद मेरा ये जहन में नहीं था, क्योंकि मेरा माइंड सेटअप क्लियर था मुझे क्या करना है आगे। अब आपने पूछा कि गवर्नमेंट जॉब आपने क्यों नहीं तलाश की। गवर्नमेंट जॉब मैं खुद एक लाइवलीहुड कमा सकता हूँ बस, और कुछ इससे मैं इस वक्त 3 साल होने को आए हैं मेरे फार्म को, इससे और भी मुलाजमीन को रोजगार दस्तयाब हो रहा है। मैं इससे पूरा मुतमईन हूँ। सबसे और जो भी बिजनेस हम स्टार्ट करें उसमें सब्र होना बहुत ज़रूरी है। पहले ही हम बोले कि ना ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीख जाता है। जो पहले साल मैंने इसमें खामियां देखी, वो नेक्स्ट ईयर वो खामियां ना हो, ऐसे ही वो खामियां नेक्स्ट ईयर पे ना रहे। सैयद सारिया गुज़िश्ता 3 वर्षों से ये फार्म चला रहे हैं। इनका कहना है कि बिजनेस शुरू करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी और नफा हासिल होता है। इनका कहना है कि इस फार्म से इन्हें अच्छी खासी आमदनी होती है। मैंने 100 शीप से स्टार्ट किया था, 98 ईव्स प्लस 2 रैम्स, उससे मैंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद जब मेरा पहला साल था, इसमें पहला ईयर था शीप फार्मिंग के रिलेटेड, बहुत से नुकसानात बहुत हुए, क्योंकि पता भी नहीं था इसके रिलेटेड। मैंने इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट की थी, लेकिन जो इंफॉर्मेशन बाकी देता और जो प्रैक्टिकली होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। इसीलिए इसका जो नंबर है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। सैयद सारिया का कहना है कि इन्हें इस काम के शुरू करने में कोई शर्मिंदगी नहीं हुई है। अगरचे कुछ लोग कभी कभार तंज करते हैं, ताम कुछ लोग सताइश भी करते हैं। का बहुत सुनना पड़ता है, खासकर कश्मीर में ये ट्रेंड सी बन गई है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत अप्रिशिएशन देते हैं। मुझे इस टाइम फ़ोन कॉल्स भी आते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उससे जो अलग ही बूस्ट मिलता है वो अलग ही चीज़ है। नो डाउट वो भी बाकी लोग वैसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि कथ लगक भी लगे तेल बे कुने, मगर ये हमारे नबियों का पेशा है, ये हमारे नबियों ने ये पेशा किया।
सैयद सारिया ने दूसरे पढ़े लिखे नौजवानों को मशवरा दिया कि वो सरकारी नौकरी की तलाश में अपना कीमती वक्त जाया न करें, बल्कि अपने हौसले को बुलंद रखकर इस तरह के इक़दाम उठाएं जिससे खुद ब खुद रोजगार के रास्ते खुल सकते हैं। इन्होंने मंशियात और दूसरे जराइम से भी दूर रहने की तलकीन की। नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि उनको जिस रिलेटेड भी, ये ज़रूरी नहीं है कि शीप फार्मिंग रिलेटेड ही उनका पैशन हो, दिलचस्पी हो शीप फार्मिंग रिलेटेड में। बहुत सारे फार्मिंग है हमारे पास, शीप फार्मिंग है, डेयरी है, पोल्ट्री, फिश, मशरूम फार्मिंग, जिसमें दिलचस्पी हो उनमें वो मुलव्वस हो जाए, वो वेंचर वो स्टार्ट करे, ताकि न सिर्फ अपने आप को वो पाल सके और भी मुलाजिम को इससे रोजगार दस्तियाब हो। सैयद सारिया की इस पहल पर लोग इनकी सताइश कर रहे हैं। इनका ये कदम दूसरों के लिए मशअल रहा है। सैयद सारिया इस काम को कोई ऐब नहीं मानते, बल्कि अपने हौसले और मुसम्मम इरादे से ये करके दिखा रहे हैं कि इस काम से इनकी पहचान और रोजगार हासिल होता है। हौसला जब हो तो इंसान आसमानों में परवाज करता है, तो वही परवाज दूसरों के लिए साया भी बनता है और मशअल राह भी। ऐसी ही परवाज कलंतरा क्रीरी के सैयद सारिया ने करके दिखाया है। सैयद सारिया ने ऐसी पहल की है जिससे दूसरों को भी रोजगार हासिल होता है और खुद भी रोजगार का जरिया बना हुआ है। जी हाँ, सैयद सारिया ने जो कलंतरा क्रीरी के अंदर ही एक ऐसी यानी शीप फार्म तैयार किया है जिसमें वो अपना रोजगार भी कमा रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहा है। यही करते हैं कि दूसरे नौजवान भी सैयद सारिया के इस कदम पर चलें और अपना रोजगार खुद कमाएं और दूसरे जराइम से दूर रहे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कलंतरा क्रीरी से मुनीर हुसैन हुर्रा।